नमस्कार। आज हम कक्षा 11 एनसीईआरटी रसायन विज्ञान के पाठ 6 ऊष्मागतिकी के बारे में पढ़ेंगे। इसके भाग 1 में हमने निकाय और परिवेश के बारे में देखा, निकाय के विभिन्न प्रकार, निकाय के गुण धर्मों के बारे में, आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मा और कार्य के बारे में, तथा हमने आयतन और दाब कार्य के बारे में देखा। आज के चर्चा में हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, डेल्टा एच और डेल्टा यू में संबंध, एंथैल्पी, डेल्टा एच और डेल्टा यू का मापन और ऊष्माधारिता के बारे में देखेंगे। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ये जो ऊष्मागतिकी के नियम हैं, ये स्थूल निकायों से संबंधित हैं, जिनमें बहुत से अणु होते हैं, ना कि सूक्ष्म निकायों से जिनमें बहुत कम अणु हैं। ऊष्मागतिकी इस बात से संबंधित नहीं है कि परिवर्तन कैसे एवं किस दर से हो रहे हैं। यह परिवर्तन होने वाले निकाय की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था से संबंधित हैं। ऊष्मागतिकी के नियम तभी लागू होते हैं जब निकाय साम्यावस्था में है या एक साम्यावस्था से दूसरी साम्यावस्था में जाता है। आज हम प्रथम नियम के बारे में देखते हैं। यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात ब्रह्मांड की ऊर्जा स्थिर या संरक्षित रहती है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को गणितीय रूप से व्यक्त करने के लिए माना कोई निकाय या तंत्र Q ऊष्मा ग्रहण करता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगी? आंतरिक ऊर्जा Q प्लस U1 हो जाएगी। W कार्य करने पर ऊर्जा में वृद्धि U2 होती है। अब इस U2 को हम कैसे व्यक्त करेंगे? U2 इज इक्वल टू Q प्लस U1 प्लस W। जब Q ऊष्मा ग्रहण की थी तब Q प्लस U1 उसकी आंतरिक ऊर्जा थी। जब W कार्य किया गया तब उसकी आंतरिक ऊर्जा U2 हुई और वो Q प्लस U1 प्लस W हो गई। अब U2 माइनस U1, U1 को आप बाईं तरफ ले जाएं तो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W। तब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U, डेल्टा U क्या है? U2 माइनस U1, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। यही ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का समीकरण है। एक विशिष्ट अवस्था परिवर्तन में परिवर्तन के प्रकार के अनुसार Q एवं W के मान भिन्न हो सकते हैं, परंतु Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा U केवल प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करेगा। अर्थात डेल्टा U एक अवस्था फलन है, केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर कर रहा है, जबकि Q और W पथ पर निर्भर करते हैं। कार्य अगर अलग अलग तरीके से किया जाए तो अलग अलग हो सकता है, पर Q प्लस W का मान डेल्टा U है और यह अवस्था फलन है। जब निकाय पर संपीड़न कार्य हो W इज इक्वल टू P डेल्टा V। संपीड़न में कंप्रेशन जब तंत्र पर होता है तो तंत्र पर कार्य हो रहा है। परिपाटी के अनुसार कंप्रेशन द्वारा किया गया कार्य तंत्र पर किया गया कार्य पॉजिटिव लेना है। W इज इक्वल टू P डेल्टा V। अब प्रथम समीकरण डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W में W का मान हमने यहाँ रख दिया है P डेल्टा V, तो डेल्टा U हो गया Q प्लस P डेल्टा V। जब निकाय द्वारा प्रसरण कार्य हो, जब एक्सपेंशन हो, प्रसरण हो, तो निकाय कार्य कर रहा है और परिपाटी के अनुसार यदि तंत्र कार्य करता है तो उस कार्य को ऋणात्मक लेना है, नेगेटिव लेना है। तो यहाँ W हो गया माइनस P डेल्टा V। अब अपने फर्स्ट समीकरण में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के समीकरण में जो कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W है, यहाँ W का मान माइनस P डेल्टा V रखा गया, तो क्या बन गया? डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस
P डेल्टा V। इस तरह से संपीड़न और प्रसरण में डेल्टा U का मान अलग अलग आ गया। स्थिर आयतन पर सम आयतनी प्रक्रम डेल्टा V इज इक्वल टू 0। स्थिर आयतन मतलब जहां आयतन नहीं बदल रहा हो, डेल्टा V आयतन का जो परिवर्तन है वो शून्य है। तब फर्स्ट लॉ के समीकरण में डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा V में डेल्टा V 0 होने के कारण P डेल्टा V वाली टर्म 0 हो गई, इसलिए डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू रह गया। तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू वी लिखा जाएगा, जो ऊष्मा स्थिर आयतन पर अवशोषित की गई है वही आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के बराबर है। डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू वी, स्थिर आयतन पर अवशोषित की गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होगी। विलगित निकाय, विलगित निकाय कौन से होते हैं? जिनमें न किसी प्रकार का ऊष्मा विनिमय हो रहा हो, ना ही कोई किसी प्रकार का कार्य हो रहा हो, तो उसमें Q भी 0 है और W भी 0 है, वहां आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा U शून्य होगा। अब हम देखते हैं एंथैल्पी, एक नई थर्मोडायनेमिक टर्म जो कि हमें रिएक्शंस में पढ़ने के लिए आवश्यक है, क्योंकि अधिकतर हम स्थिर आयतन पर कार्य नहीं करते, अभिक्रियाओं को खुले फ्लास्क में कराया जाता है और स्थिर दाब पर कराया जाता है। अतः एंथैल्पी टर्म दी गई जब किसी निकाय द्वारा ऊष्मा ग्रहण की जाती है तो उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, जो स्थिर आयतन QV पर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि को बताता है। अधिकांशतः अभिक्रिया खुले पात्र में होती हैं, तो स्थिर दाब पर किसी निकाय में अंतर्निहित ऊष्मा या पूर्ण ऊष्मा एंथैल्पी कहलाती है। अभिक्रियाओं के लिए अधिकतर हम खुले पात्र में ही रिएक्शन कराते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इसलिए वहां स्थिर आयतन वाला QV कम उपयोगी है, अतः एंथैल्पी टर्म दी गई। एंथैल्पी एक विस्तीर्ण गुण है जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। किसी निकाय में दाब आयतन का गुणनफल व आंतरिक ऊर्जा का योग एंथैल्पी के समान होता है। एंथैल्पी आंतरिक ऊर्जा प्लस P डेल्टा V, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, दोनों को जोड़कर प्राप्त होती है। अतः स्थिर दाब QP पर किसी निकाय द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा H होती है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होने पर डेल्टा H नेगेटिव तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होने पर डेल्टा H पॉजिटिव होता है। ऊष्मा क्षेपी कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा बाहर निकलती है, वहां डेल्टा H का मान ऋणात्मक होगा। और ऊष्मा शोषी जिनके लिए ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा तंत्र द्वारा ली जाती है, उनमें डेल्टा H का मान पॉजिटिव होगा। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से एंथैल्पी में परिवर्तन इस प्रकार ज्ञात करते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से निकाय द्वारा कार्य होने पर, हमने कहा निकाय यदि कार्य कर रहा है तो कार्य कैसा लिया जाएगा? ऋणात्मक। जो भी चीज निकाय की ऊर्जा को कम करे वो ऋणात्मक लेनी है, और जो चीजें निकाय के ऊर्जा को बढ़ाए उन्हें पॉजिटिव लेना है। जब कार्य निकाय द्वारा हो रहा है तो निकाय की ऊर्जा कम हो रही है, इसलिए उस कार्य को नेगेटिव लेना है। तो अतः हम P डेल्टा V टर्म को माइनस में लेंगे। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V। प्रथम नियम के हिसाब से डेल्टा U क्या होता है? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, लेकिन क्योंकि यहाँ निकाय द्वारा कार्य लिया गया है इसलिए W माइनस का P डेल्टा V ले लिया। अब इसको रीअरेंज करें तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। स्थिर दाब पर ऊष्मा में परिवर्तन QP लिखा जाएगा और उसे QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। डेल्टा U क्या चीज है? आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन। इसे हम दिखाते हैं U2 माइनस U1 के द्वारा। QP इज इक्वल टू U2 माइनस U1, और डेल्टा V क्या है? वॉल्यूम का परिवर्तन P V2 माइनस V1।
इसको रीअरेंज करें तो QP इज इक्वल टू U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1 हो गया। अब हमने देखा कि H क्या होता है, U प्लस PV को H कहते हैं, यानी कि पहली टर्म हो गई H2 माइनस H1, तो QP इज इक्वल टू क्या हुआ, H2 माइनस H1, जो कि डेल्टा H हो जाएगा। स्थिर दाब पर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V है। स्थिर दाब पर ऊष्मा में परिवर्तन QP इज इक्वल टू डेल्टा H, एंथैल्पी में परिवर्तन। स्थिर आयतन पर ऊष्मा में परिवर्तन QV डेल्टा U आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है, जबकि स्थिर दाब पर QP डेल्टा H एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर है। इस तरह से हम इक्वेशन 4 में अगर डेल्टा H का मान QP रख दें, डेल्टा U का मान QV रख दें, तो इक्वेशन क्या बन गई, QP इज इक्वल टू QV प्लस P डेल्टा V। गैसीय अभिक्रियाओं में P डेल्टा V की गणना। माना किसी गैसीय अभिक्रिया में अभिकारक का आयतन V1 है और उसके मोलों की संख्या N1 तथा उत्पाद का आयतन V2 व उसके मोलों की संख्या N2 है। आदर्श गैस समीकरण हम जानते हैं PV इज इक्वल टू nRT है। स्थिर दाब व स्थिर ताप पर आदर्श गैस समीकरण से PV1 इज इक्वल टू N1R इंटू टी हो गया, PV2 इज इक्वल टू N2R इंटू टी, जहां पर बताया V1 क्या है, अभिकारक का आयतन, और V2 क्या है, उत्पाद का आयतन, N1 क्या है, अभिकारक के मोलों की संख्या, और N2 उत्पाद के मोलों की संख्या। इस तरह से PV2 वाले समीकरण में से PV1 वाला समीकरण घटाएं तो PV2 माइनस PV1 इज इक्वल टू N2R इंटू टी माइनस N1R इंटू टी। इसको P कॉमन आउट ले लिया, यहाँ पे P कॉमन बाहर निकाल लिया, बचा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू R और T कॉमन आउट बाहर लिया, N2 माइनस N1, तो P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा NGR इंटू टी। डेल्टा NG क्या है, गैस के मोलों की संख्या का उत्पाद और क्रियाकारक में अंतर, डेल्टा NG है। तो इस तरह से P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा NGRT। डेल्टा NG है N2 माइनस N1, अर्थात उत्पाद के गैसीय मोल माइनस अभिकारक के गैसीय मोल। अब इस इक्वेशन में जो समीकरण 4 में हमें मिला था, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, गैसीय समीकरणों के लिए डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT प्राप्त होगा। अब क्योंकि ठोस और द्रवों में आयतन का परिवर्तन बहुत कम होता है, वहां डेल्टा H और डेल्टा U लगभग बराबर होंगे, जबकि गैसों में आयतन का परिवर्तन अधिक होता है, अतः वहां डेल्टा H और डेल्टा U में अंतर होगा, और ये रिलेशन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT के द्वारा हम उनका संबंध को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ऊष्माधारिता। सामान्यतः किसी निकाय द्वारा ऊष्मा ग्रहण की जाती है तो उसके ताप में वृद्धि होती है, अतः ताप में हुई वृद्धि ग्रहण की गई ऊष्मा के समानुपाती होती है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। जितनी ऊष्मा अवशोषित होगी वो ताप बढ़ाने में काम आएगी, तो Q को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T कर दिया। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो ये कांस्टेंट C लगा दिया है। क्या चीज है ये C? ऊष्माधारिता गुणांक। तो अब रिलेशन क्या हो गया, Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा T, और रीअरेंज करने पे C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T। इस रिलेशन से हमें पता लगता है जिन चीजों का ऊष्माधारिता गुणांक अधिक है उनमें तापमान का परिवर्तन कम आएगा। बहुत ज्यादा ऊष्मा देंगे तब भी कम परिवर्तन आएगा। जैसे जल का ऊष्माधारिता गुणांक अधिक है तो उसमें अधिक ऊष्मा देने पर तापमान बढ़ता है।
किसी निकाय में ऊष्माधारिता का मान अधिक होने पर ताप में वृद्धि कम होगी। पिछले समीकरण से हमें पता लगता है अगर C का मान अधिक है तो डेल्टा T कम आएगा। अतः किसी निकाय के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस निकाय की ऊष्माधारिता कहलाती है, जिसका मान निकाय की प्रकृति, संगठन तथा पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। ऊष्माधारिता की इकाई जूल पर केल्विन पर मोल है। विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्माधारिता इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर आवश्यक ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। विशिष्ट ऊष्मा एकांक द्रव्यमान की ऊष्माधारिता है। इसे हमने स्मॉल c से दिखाया। स्मॉल c इज इक्वल टू कैपिटल C जो कि ऊष्माधारिता है अपॉन m द्रव्यमान से भाग देंगे तो ये इकाई द्रव्यमान के लिए ऊष्माधारिता प्राप्त होगी जो कि विशिष्ट ऊष्मा है। तो स्मॉल c इज इक्वल टू कैपिटल C अपॉन m। किसी 1 मोल गैस में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर आवश्यक ऊष्मा मोलर ऊष्माधारिता होती है। इसे Cm के द्वारा व्यक्त करते हैं। ऊष्माधारिता विस्तीर्ण गुण है, जबकि विशिष्ट ऊष्माधारिता स्मॉल c गहन गुण है। ऊष्माधारिता जो कैपिटल C से दिखाया वो सिस्टम की पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है, और जबकि विशिष्ट ऊष्माधारिता इकाई द्रव्यमान के लिए है, अतः वो मात्रा पर निर्भर नहीं करेगी। सिस्टम चाहे कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा हो, उसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान समान होगा। अतः विशिष्ट ऊष्मा एक गहन गुण है, मात्रा स्वतंत्र गुण है। मोलर ऊष्माधारिता Cm इज इक्वल टू C अपॉन N 1 मोल की ऊष्माधारिता है। विशिष्ट ऊष्माधारिता स्मॉल c इज इक्वल टू C अपॉन M। इस समीकरण को रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल C इज इक्वल टू स्मॉल c इंटू M आ जाएगा, जहां पर कैपिटल C ऊष्माधारिता है, M पदार्थ की मात्रा है और स्मॉल c विशिष्ट ऊष्मा है। अब इस कैपिटल C की वैल्यू C इंटू M जो है समीकरण 1 में यहां C का मान रख देंगे तो यहां स्मॉल c इंटू M हो जाएगा। तो ये देखें Cm इज इक्वल टू स्मॉल c इंटू M अपॉन N। N क्या है, मोल। कैसे निकाला, पदार्थ की मात्रा अपॉन पदार्थ का अणुभार, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। M कैपिटल M क्या होता है, मोलर मास, पदार्थ का अणुभार। तो अब आप N को भी रिप्लेस कर दीजिए। समीकरण 3 देखें, इस समीकरण 3 में N का मान क्या रखेंगे, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। अब अपनी इक्वेशन क्या बन गई, Cm इज इक्वल टू C इंटू M अपॉन स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। अब ये दोनों स्मॉल m कट जाएंगे और कैपिटल M ऊपर आ जाएगा, यानी कि Cm इज इक्वल टू C इंटू कैपिटल M। इसे रीअरेंज कर लें तो स्मॉल c विशिष्ट ऊष्माधारिता Cm अपॉन M हो गई। स्थिर आयतन पर मोलर ऊष्माधारिता, इसे Cv के द्वारा व्यक्त करते हैं। किसी 1 मोल गैस के लिए स्थिर आयतन पर 1 डिग्री ताप बढ़ाने पर आवश्यक ऊष्मा स्थिर आयतन पर मोलर ऊष्माधारिता Cv कहलाती है। हमने देखा Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा T होता है। जब स्थिर आयतन पर देखा जाए तो स्थिर आयतन पर Q को क्या लिखेंगे, QV, स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा की मात्रा, और C को लिखेंगे CV। तो इस तरह से QV इज इक्वल टू CV इंटू डेल्टा T। और हम जानते हैं QV किसके बराबर है, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के बराबर है। यानी कि अब ये तीनों आपस में रिलेटेड हैं। QV इज इक्वल टू CV इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U। स्थिर दाब पर मोलर ऊष्माधारिता, इसे Cp द्वारा व्यक्त करते हैं। किसी 1 मोल गैस के लिए स्थिर दाब पर 1 डिग्री ताप बढ़ाने पर
आवश्यक ऊष्मा स्थिर दाब पर मोलर ऊष्माधारिता Cp कहलाती है। रिलेशन क्या पढ़ा था? Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी। स्थिर दाब पर Q को क्या लिखा जाएगा? QP, और स्थिर दाब पर C को लिखेंगे Cp। तो ये हो गया QP इज इक्वल टू Cp इंटू डेल्टा टी। और हम जानते हैं स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा की मात्रा एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H के बराबर होती है। तो इस तरह से ये तीनों आपस में संबंधित हो गए। QP इज इक्वल टू Cp इंटू डेल्टा टी, और वो एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H के बराबर है। अब देखते हैं हम Cp व Cv में संबंध। एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये समीकरण हमने पहले देखा। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV लिखा। आदर्श गैस समीकरण PV इज इक्वल टू nRT होता है, और यदि गैस के मोलों की संख्या n को 1 मोल ले लिया जाए तो PV इज इक्वल टू RT होगा। अब इस समीकरण में PV की जगह पे RT रखिए, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा RT, जहां पर R क्या है? गैस कांस्टेंट। तो ये बन जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस R डेल्टा T। डेल्टा H व डेल्टा U का मान रखने पर जो पिछली स्लाइडों में हमने पढ़ा, डेल्टा H होता है Cp डेल्टा T और डेल्टा U होता है Cv डेल्टा T। ये वैल्यू रखने पे Cp डेल्टा T इज इक्वल टू Cv डेल्टा T प्लस R डेल्टा T। अब इस पूरे समीकरण में इसमें डेल्टा T का भाग दे दीजिए, तो क्या रह जाएगा? Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R। रीअरेंज करिए, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये हमारा Cp और Cv में संबंध आ गया। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। अब हम देखते हैं डेल्टा H व डेल्टा U का प्रायोगिक मापन कैलोरीमिति। डेल्टा H व डेल्टा U का प्रायोगिक मापन कैलोरीमिति द्वारा करते हैं। स्थिर आयतन QV इज इक्वल टू डेल्टा U का मापन स्थिर आयतन पर ऊष्मा परिवर्तन का प्रायोगिक मापन बम कैलोरीमीटर द्वारा किया जाता है। स्थिर आयतन पर जब हम डेल्टा U निकालेंगे तो यह बम कैलोरीमीटर में निकाला जाता है, और यह फिगर दिखाया गया है। इस फिगर में देखें, इसमें एक तापरोधी पात्र, ये जो पात्र है ये पूरा तापरोधी पात्र है, जिसमें हीट बाहर नहीं आएगी, ना बाहर से अंदर जाएगी, जिसमें निश्चित आयतन में जल भरा, निश्चित आयतन का जल इसके अंदर भर दिया है। वह उसमें विलोडक व थर्मामीटर लटके होते हैं। ये स्टिरर है और ये थर्मामीटर है। ये कांस्टेंट टेम्परेचर को रखने के लिए हमने ये स्टिरर रखा हुआ है, और तापमान नोट करने के लिए थर्मामीटर। ऊष्मारोधी पात्र के मध्य में स्टेनलेस स्टील का बना पात्र बम लेते हैं। ये बीच में ये स्टेनलेस स्टील का बम लिया है। इसके मध्य में प्लैटिनम कप में जिस भी यौगिक की दहन ऊष्मा ज्ञात करनी है वह लेकर वायु की उपस्थिति में उच्च दाब पर फिलामेंट तंतु द्वारा धारा प्रवाहित की जाती है। यहां हमने पदार्थ लिया है, देखिए, और ये फिलामेंट द्वारा यहां धारा प्रवाहित करी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिससे यौगिक का दहन होने से उत्पन्न ऊष्मा जल द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। जो इस दहन से ऊष्मा उत्पन्न होगी वो ये बाहर जल है उसके द्वारा ग्रहण कर ली जाएगी, और इसके तापमान में वृद्धि होगी, जिससे जल के ताप में वृद्धि होती है, तथा वह वृद्धि थर्मामीटर में नोट कर लेते हैं। स्थिर आयतन पर हम जानते हैं QV इज इक्वल टू CV इंटू डेल्टा टी। अब पात्र की CV के बारे में या इसके अंदर रखे हुए जल के CV के बारे में हमें मालूम है। डेल्टा टी हमने थर्मामीटर में नोट कर लिया, तो जितनी भी CV इंटू डेल्टा टी से टर्म आया, आंसर आया, वो डेल्टा U देगा। इस तरह से हम डेल्टा U का मापन तापमान की वृद्धि द्वारा नोट कर लेते हैं। स्थिर दाब
QP इज इक्वल टू डेल्टा एच का मापन। स्थिर दाब पर ऊष्मा परिवर्तन का प्रायोगिक मापन साधारण कैलोरीमीटर द्वारा किया जाता है, जिसमें फ्लास्क नुमा उपकरण जो पॉलीस्टायरीन बहुलक का बना हुआ हो लिया जाता है। ये देखें, ये साधारण कैलोरीमीटर है जिसमें पॉलीस्टायरीन का बना हुआ फ्लास्क नुमा उपकरण लिया। इसमें पदार्थ की निश्चित मात्रा लेकर उसका दहन किया जाता है तथा ताप परिवर्तन को थर्मामीटर पे नोट कर लेते हैं। स्थिर दाब पर QP इज इक्वल टू CP इंटू डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा टी हमने थर्मामीटर से निकाल लिया और CP से गुणा करने पे डेल्टा H प्राप्त होगा। इस तरह से हम डेल्टा U तथा डेल्टा H का मापन करते हैं। अभिक्रिया मिश्रण में अभिकारक व उत्पाद ठोस या द्रव अवस्था में हैं तो उसमें डेल्टा H और डेल्टा U का मान समान होता है तथा गैसीय अभिक्रिया में डेल्टा H का मान इस प्रकार ज्ञात करते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। ठोस और द्रव में आयतन का परिवर्तन बहुत कम है, अतः वहाँ डेल्टा H और U लगभग समान है, जबकि गैसों के लिए डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT के बराबर होगा। जहां डेल्टा Ng क्या चीज है? उत्पाद के गैसीय मोलों की संख्या माइनस क्रियाकारक के गैसीय मोलों की संख्या। इस तरह आज के भाग 2 ऊष्मागतिकी में हमने देखा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, एंथैल्पी, डेल्टा H और डेल्टा U में संबंध, Cp और Cv में संबंध और डेल्टा H और डेल्टा U का मापन। अगली कक्षा में हम देखेंगे एंथैल्पी परिवर्तनों के बारे में, हेस के नियम के बारे में। नमस्कार।